नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रक्षाबंधन पर्व को लेकर रोडवेज विभाग ने यात्रियों को लेकर सुविधाएं देने का दावा किया था, लेकिन रक्षाबंधन में लोगों की भीड़ देखते हुए सारे दावले खोखले होते हुए नजर आए। रक्षाबंधन के चलते सुबह से ही ईदगाह बस स्टैंड के ऊपर यात्रियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लेकिन बसों की कमी के चलते सफर करने वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत धौलपुर राजस्थान वाले रूट पर देखने को मिली है और इस रूट से यात्रियों को काफी घंटों के बाद इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बस आती हुई नजर नहीं आई है। बस नहीं मिल रही। बस निकलता ही नहीं यार। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा करीब हो गया। क्या कह रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे? उधर जाते हैं पूछताछ केंद्र पर, बताते हैं अभी 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट के बाद में 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा सवारी परेशान बहुत। करीब 30 से 35 मिनट हो गया। बस नहीं, कोई बस नहीं है जयपुर जाना मुझे। क्या कह रहे थे बता नहीं। बोल रहे हैं आ रहे हैं 5 मिनट बोल के हो गया, करीब 20-25 मिनट हो गया। आज बहुत भीड़ है क्या? हद से ज्यादा भीड़ है, व्यवस्थाएं खराब है सर। तो वहीं पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर गोंडा के पहाड़पुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कैलाश मौर्य, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और इस यात्रा के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित भी किया गया है। गोंडा की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर लोगों को जागरूक किया गया, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया है और तिरंगे का जो आयोजन किया जा रहा है, तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं इस 75 में अमृत आजादी महोत्सव से जुड़ते नजर आए। कन्नौज में मीरा वैश्य टोला मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर एक समुदाय के बीच में नोकझोंक हो गई और दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव भी चले। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग की खबर है और सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। यहाँ पर 2 फिरकों में लड़ाई हुई है, उसमें बीच बचाव करने जो भी लोग गया उसके ऊपर भी हमला कर दिया। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ये कल जो है इमाम वाले का, उनके पास में दूसरी पार्टी के पास में इमाम वाले के अंदर जो दुकानें हैं वो किराए पे हैं, तो ताजिया रखने के टाइम पे जो है वो ताला मार के बाहर वाले गोदाम में चले गए मेन गेट में। तो ताजिए जो खलीफा थे उन्होंने ताला तोड़ के अपना ताजिया सूर्य अंदर कर लिया। दोपहर में उन्होंने लोगों ने अपनी प्लानिंग बना के अपनी मोटरसाइकिल तोड़ी, मोटरसाइकिल का कवर ववर फाड़ के दूसरी पार्टी जो खलीफा थे उसके भाई को मारा। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के खादर रोड पर ई रिक्शे ने 3 बच्चों को कुचल दिया है और इसमें 2 बच्चों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर उनको रेफर किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चे दुकान से सामान लेकर घर की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ई रिक्शे ने उन्हें टक्कर मारकर उनको कुचल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने ई रिक्शा चालक अब्दुलपुर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस ने मामले की तफ्तीश जो है वो भी शुरू कर दी है। मामला यह था कि सुबह 9 बजे की यह घटना है कि 3 बच्चे जा रहे थे और पीछे से ई रिक्शाई बहुत तेजी से और तीनों बच्चों को कुचल दिया। फिर सामने दून मेडिकल है, बच्चों को यहाँ पे एडमिट किया। 2 की हालत बहुत सीरियस थी, जिन्हें मुजफ्फरनगर आनंद हॉस्पिटल में भर्ती। थाना पुरकाजी क्षेत्र में सुबह 9-9:15 बजे के करीब एक ई रिक्शा ने 3 जो बच्चे वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे थे उनको पीछे से टक्कर मार दी और जिससे उन तीनों बच्चों को चोट भी आई है। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इसमें 2 बच्चे जो हैं उनकी अभी हालत ठीक है, एक का अभी इलाज चल रहा है। जो ई रिक्शा चालक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी
तो वहीं पर भदोखर थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा रैली कल्याणपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया है जब लाठी डंडों से लैस दबंगों ने एक महिला पर हमला बोल दिया। हमले के अंदर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। महिला पर हुए इस जानलेवा हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ भी नजर आ रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पर जनपद रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के अंदर राम सागर मोहल्ले में अंबेडकर प्रतिमा रखने को लेकर नगर के लोगों में आक्रोश है। और आपको ये बताएं कि करीब 3 साल पहले एक चबूतरा बनाया गया था और इस चबूतरे में अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया। प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण प्रतिमा रखने पर रोक लगा दी गई, लेकिन 11 अगस्त की सुबह बिना प्रशासन की अनुमति को अंबेडकर की प्रतिमा वहां रख दी गई और सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नगर अध्यक्ष विनोद कौशल से अंबेडकर की प्रतिमा हटवाने के बारे में बात की। नगर अध्यक्ष विनोद कौशल ने लोगों से आश्वासन दिया है और प्रशासन की अनुमति लेने के बाद अंबेडकर की प्रतिमा को फिर से लगाया जाएगा और उन्होंने लोगों से प्रशासन की सहयोग की अपील की। प्रशासन ने अंबेडकर की प्रतिमा को सह सम्मान पूर्वक वहां से हटाकर डी थाने के परशेदरपुर चौकी में रखवा दिया है। परशेदरपुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा विवादित स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सूचना पाकर मैं जिलाधिकारी सलोन तथा उप जिलाधिकारी सलोन के द्वारा मौके पर जाकर यह पता किया गया तो पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा रात्रि 10/8/2022 की रात्रि को विवादित भूमि पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसके विषय में न उनके द्वारा नहीं शासन से नहीं प्रशासन से कोई परमिशन ली गई थी। तो जब पता किया गया तो पता चला कि यह विवाद करीब 3.5 साल पुराना विवादित स्थल है, जहां पर 3.5 साल पहले भी माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के द्वारा वहां पर मूर्ति स्थापित करने से मना कर दिया गया था। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना पहले हुई थी। मूर्ति खंडित होने के कारण मूर्ति का बदलाव किया गया। उसमें कुछ अराजक तत्व राजनीतिक के तहत नीचे से ऊपर तक शिकायत करते गए और हाँ, एक गलती हुई, हमारे जो भाई साहब लोगों ने यहाँ पे स्थापना की थी मूर्ति की, परमिशन नहीं लिया था। अच्छा, हमें भी अनुभव नहीं था कि यहाँ पे परमिशन लेके ही मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। लिहाजा मूर्ति प्रशासन के साथ बात हुई। प्रशासन ने कहा कि मैं मूर्ति लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन में आपका परमिशन बन जाएगा और मूर्ति को भव्य रूप दिया जाएगा, बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी और यहाँ पे सुंदरता बढ़ाई जाएगी। और सब लोगों के सहयोग से हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारे नगर के लोग इस बात से सहमत कि हाँ, प्रशासन मूर्ति ले जाए और हफ्ते 15 दिन में परमिशन मिल जाए। परमिशन के बाद हम लोग बाबा साहब की स्थापना करेंगे। अनुभव फोन करें। तो उधर संबल के निजी अस्पताल के अंदर नवजात शिशु के समय से इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई है और परिजनों का यह आरोप है कि जब उन्होंने डॉक्टर से सही इलाज न करने की बात कही तो डॉक्टर उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने की धमकी देने लगे। तस्लीम ने बताया है कि उनकी पत्नी ने संबल के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, जिस पर परिजन नवजात बच्चे को लेकर शहर के मल्टी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर बच्चे को देख डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को बचने के चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जब ये सुनकर बच्चे के परिजन अस्पताल पहुंचे तो आरोप है कि डॉक्टरों ने परिजनों की नहीं सुनी और उल्टा उन पर ही कार्रवाई करने की धमकी देते हुए नजर आए और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हमारा एक भतीजा था जी, भाई का लड़का, उसकी बेटे की तबीयत खराब थी तो पहले सयाद खां के यहाँ भर्ती किया। ठीक। सयाद खां के भर्ती करने के बाद सयाद खां से कहा कि वेंटिलेटर की लड़के को जरूरत है। इन्होंने सयाद खां ने कहा कि लड़के को हम वेंटिलेटर देंगे, आप भर्ती करो। इन्होंने रात 11 बजे तक वेंटिलेटर लड़के को नहीं दिया। लड़के की जब हालत खराब ज्यादा हुई तो इन्होंने कहा कि आप एशियन में लेके चले जाओ। और लड़के हमें गुमराह करते रहे, हम 10 मिनट में रखेंगे, 20 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ। इन्होंने लड़के को
वेंटिलेटर पर आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, जहां पर विधान भवन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान भवन के डायनेमिक स्मार्ट लाइटिंग के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राकेश सचान जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायकगण श्री मोहसिन रजा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन से हेमंत राय जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों और प्यारे बच्चों, हम सब का क्या भाव होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो, या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम। ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि आम जन की सहभागिता। इन तमाम बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को आगे चलकर ये काम आता हुआ नजर आएगा, और इसी कड़ी में किस तरह से जो युवा हैं वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। आगे आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृतकाल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सबकी सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और याद रखना कि अतीत को विस्मृत करके कोई भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अपने अतीत की गौरवशाली क्षणों को स्मरण करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए और गलतियों का परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने एकत्र हुए हैं। यह विधान भवन उत्तर प्रदेश की विधायिका का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि इसी भवन में आकर के उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके सामने एक नई कार्य योजना हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और आज हम विधान भवन के सामने एक डायनेमिक फसाड लाइटिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है कि विधान भवन निर्माण की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई थी तो वह 1922 की तिथि थी। आज हम 2022 में यहां एकत्र हैं। इसी विधान भवन में विधान परिषद का पहले गठन होता है, फिर जहां विधानसभा वर्तमान में संचालित हो रही है वह पहले विधान परिषद के रूप में, फिर 1937 में विधानसभा वहां पर संचालित विधिवत प्रारंभ हुई। और आज देश ही नहीं दुनिया के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 1,10,000 गांवों में निवास करने वाली 700 से अधिक नगर निकायों में निवास करने वाली 25 करोड़ जनता के भाग्य के लिए हमें कुछ कर गुजरने और उसकी कार्य योजना को बनाने का अवसर इसी पवित्र स्थल पर इस विधान भवन के अंदर ही हमें उस प्रकार की कार्य योजना को बनाने का अवसर प्राप्त होता है, उस प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और इस विधान भवन की इस कार्य योजना को इस वर्ष ई विधान के साथ जोड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। विधान भवन के इस कार्यक्रम में इस बार ई विधान को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी स्वयं पधारे थे और आजादी के अमृत महोत्सव ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ था। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन भी है, अपनी विरासत की स्मृति को आगे बढ़ाने का एक पावन आयोजन भी है। और आज हम उत्तर प्रदेश विधायिका के इस पवित्र स्थल को डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि प्रतिदिन यानी आज से लेकर के 17 अगस्त तक सायंकाल 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच 10-10 मिनट के अंतराल में यहां पर हम लोग वंदे मातरम के गायन के साथ बेहतरीन फसाड लाइटिंग के कार्यक्रम को लाइट एंड साउंड का एक बेहतरीन कार्यक्रम भी यहां पर देखने का अवसर लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को, लखनऊ आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। ये एक शुरुआत की गई है। इसके बाद हम लोग भवन में इसी प्रकार की डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जुड़ेंगे। सचिवालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऐसे स्थल होंगे उनको जोड़ेंगे। प्रदेश भर के जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पहल की तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकेत कर रहे हैं कि किस तरह से 75वां आजादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश एक जागरूक रैली निकालता हुआ नजर आ रहा है और लोगों से इस बात का आह्वान भी किया जा रहा है कि तमाम लोग इसमें जुड़ते हुए नजर आए। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है कि 75वां आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा हो कि पूरा विश्व जो है इसको देखता हुआ नजर आए। इसी को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इसी को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आजादी का अमृत महोत्सव एक बड़े पैमाने पर मनाते हुए नजर आए और आगे चलकर एक युवा पीढ़ी को एक मैसेज दिया जाए कि किस तरह से जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने शहादत दी है और इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर लोकार्पण किया और साथ ही साथ उन्होंने इन तमाम बातों को रखा है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त जो है एक 75वां आजादी का अमृत महोत्सव खूब धूमधाम से मनाता हुआ नजर आएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अमृत महोत्सव का महत्व अगर किसी को समझाना है तो हमारे युवा पीढ़ी को इस वक्त समझाने की जरूरत है, क्योंकि 75वां आजादी का अमृत महोत्सव है और ये बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। इससे देश के युवाओं को जोड़ना चाहिए और एक मैसेज जो है वो पूरे विश्व के अंदर दिया जाना चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है वो एक बड़े पैमाने पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। आपको बताएं कि 13 से 15 अगस्त के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना चाहिए। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में उन तमाम बातों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक प्रशासनिक अधिकारी और जिला स्तर पर जितने अधिकारी हैं वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अमृत महोत्सव को, हर घर तिरंगा अभियान को एक बड़े पैमाने पर सफल करने की कोशिश की जाए और हर एक शख्स तक वो तिरंगा मुहैया करवाया जाए। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि हर घर तक तिरंगा पहुंचाया जा सके और ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।